आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानीज कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। मैंने सुना ये लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीने का कोई सीक्रेट है। हाँ बिल्कुल। ये शब्द आजकल काफी पॉपुलर हो गया है, इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए जीवन का उद्देश्य। मतलब वो चीज जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं, खुशी से। अच्छा, और आज जो हम बात कर रहे हैं ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब है, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। उसके सारांश पर आधारित है। तो लगता है लेखकों ने इस पर काफी रिसर्च की है। हाँ, काफी गहराई से। वो खास तौर पर जापान के ओकिनावा द्वीप गए थे। ये जगह बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। 100 साल से ज्यादा? हाँ, और सिर्फ जीते नहीं, बल्कि सेहतमंद और खुश रहकर जीते हैं। इसे ब्लू जोन भी कहते हैं। ऐसी जगहों में से एक है ये। कमाल है। तो फिर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या, बिल्कुल। और किताब के हिसाब से इसे अपनी जिंदगी में लाकर कैसे एक लंबा और अच्छा मीनिंगफुल जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम किताब के जो मेन आइडियाज हैं उनको समझें और देखें कि ये ओकिनावा वाले लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये इकिगाई होता क्या है असल में? क्या ये कोई टैलेंट है या कुछ और? किताब तो कहती है कि ये हर किसी के अंदर होता है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर ढूंढनी है। ये तो अंदर की खोज है एक तरह से। किताब इसे समझने के लिए ना 4 जरूरी सवालों का एक फ्रेमवर्क देती है। आप ऐसे सोचिए कि 4 सर्कल हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हैं। 4 सवाल? हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है। पहला तो था कि आपको क्या करना पसंद है, मतलब व्हाट यू लव, हम्म, है ना? बिल्कुल। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। आपकी स्किल्स क्या हैं? ठीक है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। हाँ, और चौथा सवाल है कि किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ओके। तो किताब ये कहती है कि आपका इकिगाई वो एक खास जगह है जहां इन चारों सवालों के जवाब मिलते हैं, जहां ये चारों सर्कल ओवरलैप करते हैं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ आपका शौक या सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई काम पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, तो वो आपका जुनून मतलब पैशन हो सकता है। और अगर दुनिया को उस चीज की जरूरत है और उसके पैसे भी मिल सकते हैं, तो वो आपका पेशा यानी प्रोफेशन हो गया। सही कहा। इसी तरह जो आपको पसंद है और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, वो शायद आपका मिशन बन जाए। और जिस काम में आप अच्छे हैं और पैसे भी मिलते हैं, वो आपका वोकेशन या व्यवसाय हो सकता है। लेकिन इकिगाई इन चारों का संगम है, जहां आपकी पसंद, आपकी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और आपकी आजीविका, ये सब चीजें एक साथ आ जाएं। वो जो मीठा स्पॉट है ना, वही इकिगाई है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ एक या दो चीजों का मिलना ही काफी नहीं है, वरना तो ऐसा होता होगा कि लोग अपने पैशन को ही इकिगाई समझ लेते हैं, पर शायद उसे गुजारा ना चलता हो, बिल्कुल। या फिर दुनिया को उसकी उतनी जरूरत ना महसूस होती हो। हाँ हाँ, यही यही पॉइंट है। किताब इसी बैलेंस पर बहुत जोर देती है। और शायद यही वो बैलेंस है जो ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अच्छा, तो ओकिनावा की बात करते हैं। क्या खास है वहाँ? मतलब सिर्फ खान पान ही है या कुछ और भी चीजें? ओकिनावा में देखिए कई बातें अनोखी हैं। पहली बात जो मुझे बहुत हैरान करती है, वहाँ के लोग असल में कभी रिटायर ही नहीं होते रिटायर नहीं हैं। होते? मतलब 90-95 साल के बुजुर्ग भी सुबह उठेंगे, अपने बगीचे में कुछ काम करेंगे या कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनके पास हमेशा कोई ना कोई पर्पस रहता है, कोई मकसद। अरे, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो लोग इंतजार करते हैं कि कब नौकरी खत्म हो और आराम करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए काम कोई बोझ नहीं है। हाँ, शायद वो काम को एक एक्टिविटी की तरह देखते हैं जो उन्हें बिजी रखती है, उपयोगी महसूस कराती है। उनका मानना है कि उद्देश्य खत्म तो जीवन खत्म। दूसरी खास बात है उनकी सोशल लाइफ। वो मोआई नाम के छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। मुआए? ये क्या होता है? पहली बार सुन रही हूँ। ये एक तरह से बचपन के दोस्तों या पड़ोसियों का एक ग्रुप होता है, और ये ग्रुप जिंदगी भर साथ रहता है। एक दूसरे का साथ निभाते हैं इमोशनली, सोशली और कभी-कभी तो फाइनेंशियली भी। अच्छा। हाँ, वो रेगुलरली मिलते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये अकेलापन दूर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आजकल तो शहरों में अकेलापन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। शायद इसीलिए किताब में लिखा है कि अकेलापन जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल।
मजबूत सोशल कनेक्शन, लोगों से जुड़ाव, ये सेहत के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा खाना। और खाने की बात आई है तो ओकिनावा का खानपान भी बहुत सिंपल और हेल्दी है। हाँ, वो बताइए जरा। ढेर सारी सब्जियां, फल, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और शकरकंद, ये उनके खाने का बेस है। और हाँ, वो हारा हाचीबू फॉलो करते हैं। हारा हाचीबू, हाँ, ये शब्द पहले भी आया था, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना। मतलब कभी भी एकदम ठूस कर नहीं खाना, हमेशा पेट में थोड़ी जगह बाकी रखना। अच्छा, सिर्फ 80%? हाँ, इससे पाचन पर जोर नहीं पड़ता, शरीर हल्का रहता है। ओवर ईटिंग से बचने का एक बहुत सिंपल रूल है ये। सुनने में तो आसान लग रहा है, पर आजकल के लाइफस्टाइल में इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल तो होगा। हाँ, थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ती है। इसके अलावा वो लोग नेचर के करीब रहते हैं, तनाव कम लेते हैं और उनकी जिंदगी की जो रफ्तार है वो धीमी है लेकिन कंटिन्यूअस है। जैसे वो कछुए की चाल होती है ना, धीरे चलो पर हमेशा चलो। तनाव की बात की आपने, किताब भी इसे सेहत का बड़ा दुश्मन मानती है। तो तनाव कम करने के लिए क्या तरीके बताए गए हैं? आजकल तो स्ट्रेस बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल, किताब मेंटल पीस पर बहुत फोकस करती है। इसके लिए कुछ जापानी फिलॉसफीज का जिक्र है जो उनकी सोच का हिस्सा हैं। एक है वाबी साबी। वाबी साबी? हाँ, इसका मोटा मोटा मतलब है कि चीजों की इम्परफेक्शन में, उनकी अपूर्णता में सुंदरता देखना। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती और ये ठीक है। लाइफ जैसी है उसे एक्सेप्ट करना, इससे स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, मतलब परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जैसी हैं चीजें उन्हें वैसे ही सराहें। बिल्कुल। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। इचिगो इची? हाँ, इसका मतलब है कि हर पल, हर मुलाकात, हर अनुभव अनोखा है। वो दोबारा ठीक वैसा ही नहीं आएगा। इसलिए हर मोमेंट को पूरी तरह जीना, उसकी कदर करना, ये आपको प्रेजेंट में रखता है। ये तो कुछ माइंडफुलनेस जैसा लग रहा है। हर पल कीमती है। हाँ, कह सकते हैं, काफी मिलता जुलता है। और तीसरा सिद्धांत तो वही है, हारा हाचीबू, कम खाना। ये सिर्फ खाने पर लागू नहीं होता, बल्कि जिंदगी में हर तरह की अधिकता से बचने का सिंबल है। सादगी, संतुलन। अच्छा, किताब में एक और टर्म थी, फ्लो स्टेट। ये क्या चीज है? फ्लो, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता। भूख प्यास भूल जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है इसका कोई ख्याल नहीं रहता। आप बस उस काम में पूरी तरह डूबे होते हैं। अच्छा, ऐसा कब होता है? क्या ये सिर्फ खास लोगों के साथ होता है, जैसे आर्टिस्ट्स या स्पोर्ट्स पर्सन? नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। कोई सर्जन ऑपरेशन करते हुए, कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए, या कोई माली बगीचे में काम करते हुए, कोई भी इसे अनुभव कर सकता है। किताब कहती है कि फ्लो तब आता है जब आपके सामने जो चैलेंज है वो आपकी स्किल लेवल से मैच करता हो। मतलब काम ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आपको टेंशन होने लगे। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए चुनौती और काबिलियत के बीच। और इसे पाया कैसे जा सकता है? आजकल तो ध्यान भटकना बहुत ही आम बात है। हाँ, ये तो है। किताब कुछ तरीके बताती है। पहला, ऐसा काम चुनें जो आपको सच में पसंद हो। दूसरा, उस काम के लिए एकदम क्लियर गोल सेट करें। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर रखें, जैसे फोन वगैरह। हाँ, ये मुश्किल है पर जरूरी है। चौथा, अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहें। जब आप फ्लो में होते हैं ना, तो आप असल में अपने इकिगाई को जी रहे होते हैं, क्योंकि आप उस काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वही आपकी दुनिया बन जाती है। हाँ, ये फ्लो स्टेट तो वाकई में इकिगाई से जुड़ा हुआ लग रहा है। वो काम जिसमें आप इतने रम जाएं कि बाकी सब भूल जाएं। अच्छा, वापस ओकिनावा के खान पान पर आते हैं। आपने सब्जियां, फल, टोफू बताया, कुछ और खास? उनके खाने में समुद्री शैवाल यानी सीवीड का काफी इस्तेमाल होता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन खूब होते हैं। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो भी उनके डाइट का एक अहम हिस्सा है। चीनी और नमक बहुत ही कम। और तेल भी नाम मात्र का। प्रोसेस्ड फूड तो भूल ही जाइए, लगभग न के बराबर। और पीने में क्या पीते हैं वो लोग? ग्रीन टी बहुत ज्यादा पीते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो खाते भी बहुत धीरे धीरे हैं, चबा चबा कर, खाने का स्वाद लेते हुए। उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को एनर्जी देने का एक सचेत एफर्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। क्या ओकिनावा के लोग जिम जाते हैं या कोई खास कसरत करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किताब बताती है कि वो लोग कोई बहुत इंटेंस या भारी भरकम कसरत नहीं करते। उनकी एक्टिविटी का राज है लगातार हल्की फुल्की मूवमेंट। मतलब वो दिन भर चलते फिरते रहते हैं, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, उनका कोई पारंपरिक डांस करना।
सुबह उठकर हल्के व्यायाम करना। जैसे जापान में एक चीज बहुत पॉपुलर है, रेडियो ताइसो। रेडियो ताइसो ये क्या है? ये रेडियो पर म्यूजिक के साथ किए जाने वाले आसान स्ट्रेचिंग और मूवमेंट वाले व्यायाम हैं। बहुत कॉमन है वहाँ, बच्चे बूढ़े सब करते हैं। बेसिक फंडा ये है, मोशन इज लोशन, यानी गतिशीलता, चलते फिरते रहना ही शरीर को लचीला और स्वस्थ रखता है। अच्छा, मोशन इज लोशन। हाँ, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना या एकदम निष्क्रिय हो जाना, इससे वो उम्र बढ़ाने वाला मानते हैं। अच्छा, तो जो रुक गया वो बूढ़ा हो गया, ये बात शायद इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। और आपने मोआई का जिक्र किया था, वो सोशल ग्रुप, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ये सिर्फ दोस्तों से मिलना जुलना नहीं है। मोआई एक तरह का लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की खबर रखना, जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल हेल्प तक करना, ये सब इसमें शामिल है। इससे उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, अपनेपन का एहसास होता है। ये जो सोशल कनेक्शन है ना, ये उनकी लंबी उम्र और खुशी का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? क्या किताब में कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड है? देखिए, कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि हर किसी का इकिगाई यूनिक होता है, अलग होता है। ये एक पर्सनल जर्नी है जिसमें टाइम लग सकता है, लेकिन किताब हमें फिर से उन्हीं 4 सवालों पर ले जाती है। वही 4 सवाल। हाँ, खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है, किस काम में मजा आता है जिसे करते हुए मैं खो जाती हूँ, मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज में अच्छी हूं बिना ज्यादा मेहनत किए, मेरा हुनर क्या है। फिर बाहर देखना होगा, दुनिया को क्या चाहिए, मैं दूसरों के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, क्या उपयोगी कर सकती हूँ। और आखिर में प्रैक्टिकल सवाल, क्या इस काम से मेरा गुजारा चल सकता है, क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन और शायद कुछ चीजों को ट्राई करके देखने का प्रोसेस है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इकिगाई समय के साथ बदल जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जिंदगी बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो इकिगाई भी बदल सकता है। जरूरी ये है कि हम खुद से ये सवाल पूछते रहें और अपने जवाबों को लेकर ऑनेस्ट रहें। किताब के आखिर में शायद कुछ नियम भी दिए गए हैं जो इन सब बातों को समेटते हैं, एक तरह की चेकलिस्ट जैसे। हाँ, बिल्कुल। लेखकों ने ओकिनावा लाइफस्टाइल और इकिगाई फिलॉसफी के बेस पर 10 सिद्धांत दिए हैं। ये एक तरह से खुशहाल और लंबे जीवन के सूत्र कह सकते हैं। हमेशा एक्टिव रहो, रिटायर मत हो, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य रखो। दूसरा, धीरे चलो, जल्दीबाजी छोड़ो, स्ट्रेस फ्री रहो। कम खाओ, हारा हाची बू, पेट को 80% ही भरो। अच्छे दोस्तों से घिरे रहो, सोशल कनेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है। 5वां, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहो, मतलब रोज हल्की फुल्की कसरत करो। मुस्कुराओ, पॉजिटिव रहो, लोगों से मिलो जुलो। प्रकृति से दोबारा जुड़ो, नेचर में टाइम बिताओ। हाँ, ये जरूरी है। 8वां, आभार व्यक्त करो, रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहो। वर्तमान में जियो, इचिगो इची, हर पल को जियो। अपने इकिगाई का अनुसरण करो, अपनी जीने की वजह को ढूंढो और उसे जियो। ये 10 नियम तो वाकई पूरी बात का सार हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, इकिगाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या दुनिया में सफल होना नहीं है, बल्कि अपनी पसंद, अपनी काबिलियत, दुनिया की जरूरत और अपनी आजीविका, इन चारों के बीच एक मीठा सा संतुलन खोजना है, ताकि जिंदगी सार्थक लगे, रोज सुबह उठने का मन करे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अंदर की यात्रा है, और जब कोई अपना इकिगाई पा लेता है और उसके हिसाब से जीने लगता है, तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती, बल्कि हर दिन जीने लायक लगता है। जैसा किताब कहती है, हर सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए। और शायद वही वजह हमें मुश्किलों में भी हौसला देती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हम सबकी जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली है, तनाव भरी है। ओकिनावा के लोगों की सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी लाइफ में उतारना कैसे शुरू करें? शायद एकदम छोटा सा कदम लेकर, जैसे क्या आज रात के खाने में हम हारा हाची बू ट्राई कर सकते हैं? सिर्फ 80% खाना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो शायद एक बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम हो। क्या कहते हैं?